हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पहले भी मैंने जो लेक्चर 1 था जिसमें मैंने सीक्वेंस क्या होती है उसके बारे में जो भी डिटेल था पूरा मैंने A to Z पढ़ाया था। मैंने कुछ भी रटाया नहीं था उसमें। और जो सेकंड वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने कुछ भी नहीं रटाया है। और ये होने वाला है हम लोगों का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग कल तक बात किए थे कन्वर्जेंट सीक्वेंस तक हम लोग बात कर चुके थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है। तो वो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम लोग थोड़ा आगे आज भी उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे वाला पूरा क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो हम लोग कल पढ़े थे उसका मतलब था लिमिट n टेंड्स टू Sn = L। मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये था कि कोई एक सीरीज होती थी, वो एक फिक्स लिमिट की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे L मतलब कि वहाँ पर 5 की तरफ बढ़ रही है या फिर 6 की तरफ, मतलब कोई फिक्स एक वैल्यू होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, कि मतलब इसी नंबर की तरफ वो सीधा कन्वर्ज कर रही है वो वाली सीक्वेंस। बस यही सिर्फ मतलब है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn = L। ये सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है कि मतलब कि जो n का मान यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकता है। Sn का जो लिमिट सिर्फ एक ही लिमिट मतलब फिक्स लिमिट होती है। और देखिए लिमिट Sn = L, मतलब कि लिमिट वाला जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसका मतलब यही है कि ये वाला जो है फिक्स वैल्यू रहेगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और जो लिमिट Sn = L, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, सो डैट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn = 3n/n + 5n² हैज़ ये लिमिट 3। मतलब कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है इसमें पूछा गया है कि ये बताइए इस लिमिट मतलब कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट 3 है, इसे हमको प्रूव करना है। तो सिंपल है, लिखिए बाय कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपको क्या लिखना है? बाय कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस फुल हम लोग लिखते हैं ना, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय नेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब कि बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो ये डिफिनेशन क्या कह रही है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जिसकी जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, Sn = L है। और यहाँ पर दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसी में हम लोग जो Sn का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अरे भाई पहले समझिए, देखिए L का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि n का मान हम लोग जो यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, इसके बाद में Sn जो वहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर रखेंगे, Sn का मान वहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद में जो फिक्स वैल्यू L निकल आएगा। अरे भाई L ही तो निकालना है, तो L को निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, फिर इसके बाद में मतलब कि जहाँ पर n होगा वहाँ इन्फिनिटी रख देंगे और ये वाली पूरा Sn का वैल्यू है इसी में हम लोग रखेंगे, बस इसके बाद में L निकल आएगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है लिमिट Sn = L। तो देखिए कैसे, जिससे हम लोगों का ये देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद में Sn इतना ही तो दिया है, किसके वैल्यू मतलब L निकालने के लिए इतना ही तो पर्याप्त है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऐसे ही रहेगा। Sn का मान वहाँ पर कितना दिया है, देखिए 3n n + 5 n²
अब देखिए फिर दोनों अलग अलग दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इक्वल का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैं इस प्रकार से मैं कर देता हूँ जिससे आपको ये अलग अलग दिखे। आप लोग अपने कॉपी में जब लिखिएगा तो ये चाहे मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दें, अच्छा इन्फिनिटी मतलब होता क्या है, अनंत। अनंत क्या होता है, जिससे हम लोग जब कोई काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ऐसे, जब पूरा फुल मतलब कहाँ तक 20 30 और मतलब कि गिनती गिनते गिनते वो चाहे इतना जब हम लोग काउंटिंग करते हैं वो ख़त्म नहीं होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ये काउंटिंग वाली होती है वो कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कहाँ तक गई, ठीक है। मतलब तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर है, और हाँ एक और 1/∞, इसका मान 0 होता है, और 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है, 0/1 का मान जो होता है वो 0 होता है। ये वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर 1/∞ कैसे भी करके अगर आप मतलब कोई भी यहाँ पर n भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, जिसे यहाँ पर लिखा है 9/∞, तो ये भी कितना होगा, 0, ठीक है। ये तो आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद में देखिए 1/0, अगर कहीं पर 1 है फिर नीचे 0 आ गया तो उसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर इसके बाद में देखिए 0 और 1 मतलब कि 0/1, इसका मान होगा 0। ये जो 3 है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अरे इसे तो वैसे ही याद हो गया होगा कि 1/∞ = 0, 1/0 = इन्फिनिटी एंड 0/1 = 0। इतना ही सिंपल है। अब देखिए हम लोग क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी रखते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर अगर 2 इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। और जो 2 अपरिभाषित जुड़कर एक बड़ा वाला अपरिभाषित मतलब कि वही वाला अपरिभाषित एक हो जाएगा, फिर 1/ अपरिभाषित तो पूरा का 0 हो जाएगा। तो 0 और हमें प्रूफ क्या करना है 3, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग खेल खेलेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ऊपर n लिखा है, नीचे n लिखा है, इसे हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग कैंसिल करेंगे। कैसे, देखिए ये दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब तक ये पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग लिमिट नहीं पुट कर सकते। 3 लिखा है तो हम लोग अंदर 3 ले लेते हैं, 3 है डायरेक्ट ही लिखते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3n, फिर इसके बाद डिवाइड बाय, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर n कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो ये n था ये तो 1 हो गया, प्लस ये जो 5 है, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला यहाँ पर ये शो हो रहा है, हम लोग यहाँ पर n का पावर हाफ है, पहले से दिया हुआ है, हम लोग करेंगे n का पावर हाफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और n का पावर हाफ से हम लोग डिवाइड करेंगे। ऐसा सर आप क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर का हाफ और हाफ, ये तो आपने सुना होगा कि जब हम लोग किसी भी 2 जो डिजिट होता है उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो उसकी जो यहाँ पर घात होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ मतलब आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा, पूरा मतलब 1। तो ऊपर हो जाएगा n और नीचे n का पावर हाफ। इतना आपको आया समझ में या नहीं, पहले ये बताइए, ठीक है। फिर इसके बाद में और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, जिसे अगर मान लीजिए लिखा है 5x1 तो इसे हम लोग 5 ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम डिजिट लिखी हुई है, n का पावर हाफ, n का पावर हाफ। इसे जो हम लोग काट देंगे 1 बचेगा, n का पावर हाफ ये तो पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है ना।
मतलब उसका कोई अगर देखा जाए तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, फिर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग पहले मिनट यन अगर जो कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये बाकी बचेगा 1/n का पावर हाफ, क्योंकि यहाँ से n निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला n और ये वाला n हम लोग काट देंगे यहाँ से। ये तो आपको पता होगा कि ये तुरंत ही कट जाएगा। अगर आपको इस सिस्टम में अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला 5 उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये दोनों तो कट गया, फिर बाकी बचा 3/1 प्लस। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर देंगे तो आप सभी को इतने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके मतलब बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए n का मान हम लोग अब डायरेक्ट इन्फिनिटी रखते हैं उस वाले कंडीशन के लिए। देखिए कैसे, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, n कहाँ पर है, यहाँ पर रखा है सिर्फ 1 प्लस 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर n का मान यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनिटी के पावर हाफ। अरे इन्फिनिटी बहुत बड़ी संख्या है, उसका हाफ मतलब ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। और डिजिट अपॉन इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कोई भी डिजिट हो इसके बाद में इन्फिनिटी हो तो क्या बन जाता है, 0। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे हम लोग रब कर देते हैं। ये इतना दिया हुआ है तो डिजिट अपॉन इन्फिनिटी ये तो 0 हो जाएगा, तो 3/1 प्लस ये डिजिट अपॉन ये तो होगा 0। 3 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1। फिर इसके बाद में देखिए किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा हो तो उसे हम लोग वही संख्या लिख लेते हैं। मतलब कि ये कितना, इसका आंसर आ गया 3। तो देखिए यहाँ पर यही प्रूव करना था कि ये वाली जो सीक्वेंस थी उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट लास्ट में कितना आ गया, 3। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर जो प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए एक बार पूरा ध्यान से। मैंने सबसे पहले लिमिट n यहाँ पर दिया हुआ था, ये वाला जो सीक्वेंस दी हुई थी लिमिट, मतलब कि एक सीक्वेंस दी हुई थी Sn और यहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि एक फिक्स लिमिट दिया हुआ था कि यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। तो मैंने डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूज किया कि मतलब डिफिनेशन ऑफ जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू L। फिर इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। अब Sn क्या है, वहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई थी मैंने वो वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फिर इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी तो मैंने देखा यहाँ पर n जो है कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ही कॉमन मिल रहा है तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो मैंने क्योंकि जितना ज़्यादा ये वाला इस छोटा हो जाएगा उतना ही लिमिट रखने में हम लोगों को आसानी होगी। फिर ये दोनों जब यहाँ पर कट गए तो बाकी कहाँ पर बचा, जब ये हम लोग यहाँ पर n कॉमन लिए थे तो इस ये वाला पूरा स्टेप मैंने आपको ये टू जेड बताया कि मैंने n का पावर हाफ से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया था। फिर इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे ही रखा और जो n कट गया था उसे हम लोग हटा दिए, बाकी बचा इतना। फिर इसके बाद में हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो पूरी टर्म थी ये इन्फिनिटी बन गई, ये वाली जो पूरी टर्म थी। और जो डिजिट अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0। तो 5/, इन्फिनिटी का पावर हाफ मतलब कोई मैटर नहीं करता है। इन्फिनिटी मतलब आप ये इस प्रकार समझ लीजिए एक सागर में से एक लोटा जल, तो उससे मतलब कि इतना ही है। तो ये पूरा देखिए ये डिजिट अपॉन इन्फिनिटी ये होगा 0 और 1 प्लस 0। हम लोग आगे स्टेप यहाँ पर किए हैं, 3 तो ऊपर ही रहा
1 तो पहले से ही रहा, फिर इसके जगह पर हमने 0 पुट किया, फिर देखिए ऊपर तो 3 ही रहेगा, 1 + 0 1 हो गया। फिर इसके बाद में इसकी जो फाइनल वाली जो लिमिट थी कितना आ गई 3, और हमें यही प्रूव करना था। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है मैं A to Z पूरा करवा दूंगा आपको, और आप एग्जाम्पल भी आप अगर आपके पास बुक है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक नए डिफिनेशन के। लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है, क्योंकि ये डिफिनेशन इसका क्या होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस आखिर होती क्या है। इसके डिफिनेशन को आपको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पूरा A to Z इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुआ, पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं ना, इसके बाद में फिर बात करते हैं। आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं A to Z आपको समझाऊंगा। ये सीक्वेंस Sn is said to be a divergent sequence. Divergent sequence if it converges ether माइनस पॉजिटिव आर वो माइनस इन्फिनिटी आर प्लस इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस आखिर कहना क्या चाहती है। वो लिखा है वो तो अलग की बात है, वो तो प्रोफेसर वाली लैंग्वेज लिखी है, उस पर आप मत जाइए। आप बात कीजिए जो एक स्टूडेंट को इससे मतलब क्या समझना चाहिए। तो देखिए इसका कहने का मतलब यही है सिर्फ कि कोई भी सीक्वेंस एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी, या तो ये एक प्रकार हम लोग इस प्रकार, वो आपने तो देखा होगा ना, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। अरे भाई देखिए 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से जाते जाते आप लोग कहाँ तक जाते थे, 9 इस प्रकार से संख्या रेखा तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। और इधर कहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार से जाते जाते आप लोग इधर माइनस इन्फिनिटी तक आप लोग चले जाते थे। अरे ये तो सुना होगा ना कि इधर आपने काम किया, अपने घर से अपना एक बैग उठाया, इसके बाद में इधर को भागना स्टार्ट किया और सीधा भाग गए, इधर लौटे नहीं सीधा भाग गए, तो वह क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। या फिर इधर उठाया बैग इधर ही भाग गए, क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब कि चाहे पॉजिटिव इधर भाग जाओ चाहे इधर भाग जाओ, कुल मिलाकर भाग जाओ बस, वह क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उदाहरण दो सर, देखिए मान लीजिए एक सीक्वेंस है Sn, वो क्या काम कर रही है, पहले यहाँ पर 2 था, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, और वो मान ही नहीं रही है, सीधा क्या कह रही है कि मैं तो जाऊंगी, और ये सीधा चली जा रही कहाँ तक, 2n मतलब चाहे n मतलब पता ही नहीं कहाँ तक, और वहाँ पर 2 से मल्टीपल मतलब कि 2 के मल्टीपल में चल रही है, 2 4 6 फिर 8 फिर 10 फिर इस प्रकार से। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखिए n का मान आपने उन लोगों ने सुना होगा कि इन्फिनिटी, तो मतलब 2 यहाँ पर मान लीजिए, ये तो 2 तो मान क्या लीजिए पहले से ही है, और n का मान यहाँ पर इन्फिनिटी। अरे भाई इन्फिनिटी में 2 से गुणा करो या किसी से भी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित मतलब कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कहाँ तक गई, तो वो तो इन्फिनिटी हुई ना, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ गई, भागना स्टार्ट किया और कहाँ तक भाग गई, प्लस इन्फिनिटी तक, तो वह क्या कहलाई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सर आपने तो ये बता दिया कि वो उधर भाग गई, अब इधर भागने वाली भी कुछ बताओ। तो देखिए इसी का अगर हम लोग माइनस में लेते हैं, कैसे,
अरे भाई ये एक ही कलर यूज करें हम लोग। मान लीजिए SN इक्वल टू -2, -4, -6, -8, भागते 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 -2n। अरे माइनस का मतलब यहाँ पर 2 है और n का मतलब इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर गुणा हुआ, ये हो गया -इन्फिनिटी। कहाँ भाग गई? -इन्फिनिटी की तरफ भाग गई। तो ये भी क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अरे वो डिफिनेशन पर मत जाइए, वो तो इंग्लिश में ये भी यही कहना चाह रही है, ये सीक्वेंस SN इज सेड टू बी, मतलब कि एक सीक्वेंस ये कह रही है टू बी ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मतलब कोई एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब वो कन्वर्ज करेगी या तो -इन्फिनिटी की तरफ या तो +इन्फिनिटी की तरफ। बस इतना ही कहने का मतलब है उसके, और वो जो कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, एक होता है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। उसे भी आपको रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ना मैं आपको A to Z कुछ भी रटाऊंगा। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस किस प्राणी का नाम है? जिसे आप लोगों ने सुना होगा, एक कस्टम जो होता है, मतलब कि ना मैन ना वुमेन, मतलब ना गर्ल्स ना बॉय, उसके बीच का जो एक कॉमन जो होता है, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर कस्टम, वो है ये एक प्रकार का। अभी देखिए कैसे ये एक काम करता है ना ये तो उधर को जाता है, ना ये तो इधर को आता है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों में काम रहता है, मतलब कि कुछ गुण तो इसके अंदर लड़कियों वाले पाए जाएंगे और कुछ गुण पुरुष वाले भी पाए जाएंगे। तो वह क्या कहलाएगी? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग लिख लेते हैं ना। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद में हम लोग बिल्कुल A to Z समझते हैं। ये सीक्वेंस SN is said to be a oscillatory sequence if it nor converges माइनस पॉजिटिव R माइनस इन्फिनिटी R प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब यही है कि कोई सीक्वेंस, यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पर नॉर लिखा है। नॉर मतलब कि ना उधर जा रही है ना इधर आ रही है। तो ये तो बड़ी अचंभित वाली हो गई, ना उधर गई ना इधर गई, तो आखिर गई तो गई कहाँ? ये वाला यहाँ पर सीन आ गया ना पूरा। तो देखिए हम लोग समझते हैं, पहले उदाहरण पहले हम आपको देते हैं। एक मान लीजिए सीक्वेंस है SN, और किस प्रकार से है? -1 का पावर n, इस प्रकार से है। -1 है, n का मान पहले 1 रखेंगे, -1, 2 रखेंगे, -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस प्लस, 3 रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा -1। देख ले भाई, -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस,
ये तो अल्टरनेट माइनस प्लस आ रहा है, क्योंकि ये ना तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ना तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। मतलब इसके अंदर दोनों गुण है, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, दोनों शामिल है। देखिए प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस कहलाएगी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाएगी, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के यहाँ पर गुण यहाँ पर इसमें मौजूद है। मतलब कभी ये मतलब कस्टम वाला इसके अंदर पूरा सीन आ चुका है। मतलब ये क्या कहलाएगी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस मतलब कि ये तो एक फिक्स की तरफ भागेगी, या तो माइनस की तरफ चले जाएगी या तो प्लस। ठीक है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोगों के बीच में आ गई है एक थ्योरम। अब ये थ्योरम है क्या वास्तव में? ये देखने में आपको इतनी बड़ी सी लग रही है ना, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ है नहीं। इसका अगर जो सीधा अगर जो देखा जाए, आपको ये नहीं देखना कि इसमें लिखा क्या है, आपको ये देखना है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं ना, उनके पास इतना नॉलेज होता है कि ये सब जो है ना, इसे इतना अच्छे से वो समझा दे कि बच्चों को दोबारा बुक देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन वास्तव में ना वो अपने प्रोफेसर वाले रूम में रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता है। पूरा का पूरा ये सब ना इतना गजब का वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ना कि पूरा जो क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर डालते हैं पूरा। ये इसको तो इस प्रकार से रटा देते हैं ना कि क्या बताएं। लेकिन आपको रटना नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कि आखिर करना क्या है यहाँ पर। क्योंकि आप रटकर सिर्फ बीएससी पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किसी तरीके से कर सकते हैं, फिर इसके बाद में बेरोजगार की लाइन में लगाकर खड़े होंगे, बोलेंगे वैकेंसी लाओ। ऐसी थोड़े होता है। पढ़ाई का मतलब होता है समझ, कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जो थ्योरम है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, आखिर ये जो थ्योरम थी दी क्यों गई? जो लिमिट वाला था ना, ये भागते भागते इतना लंबा हो जाता था पूरा। इसमें जो यहाँ पर जो वर्ड होता था S1 S2 S2 S3 S4 S5 डॉट SN, इतना लंबा हो जाता था ना, उसको एक छोटे से एक पॉइंट में कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि इतना पूरे के जगह पर आप इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, इतने पूरे को आप इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, यही ये कहना चाहती है। अभी देखिए कैसे। जो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स है, ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है। मतलब कि व्हाट इज स्टेटमेंट कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, या फिर कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो आप लोग एक प्रकार से इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, इफ़ लिमिट Sn इक्वल टू L, तो कोई लिमिट है जिस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब कि वहाँ पर जो उसकी लिमिटिंग पॉइंट आप इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। Sn इक्वल टू L, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर L मतलब फिक्स वैल्यू है। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो पूरा इतना सब पूरा मिलाकर ये L आया है। पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, इसका एक ही मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू L निकालिए, चाहे Sn के जगह पर, जिसे ये Sn का मतलब क्या है, पूरा जो यहाँ पर लिखा है, जिसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट चलते 100 200 इस प्रकार से, चाहे आप यहीं पर लिमिट लगा दें, मतलब कि यही आपका Sn है, यही Sn है, चाहे आप लगा दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद में n है, यहाँ पर चाहे लिख दें, चाहे आप लिखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसके बाद में ये जो पूरा नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट n। तो चाहे यहाँ पर लिमिट लगाएं, चाहे पूरा यहाँ पर लिमिट लगाएं, लेकिन उसका आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। देखिए, चाहे आप इतना पूरा में लिखें, चाहे इतना में, अब यही बात हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, Sn का मतलब क्या है, कोई एक समूह होगा, मतलब खूब बड़ी संख्या, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है Sn यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस S2 प्लस S3 मतलब डॉट Sn, मतलब इतना पूरा संख्या यहाँ पर जोड़ना है। मतलब इतना मान लीजिए पूरा संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोगों को लिमिट निकालना है कि आखिर यहाँ पर कैसे होगा। तो चाहे आप Sn मतलब ये जो लास्ट वाला टर्म्स लिखी हुई है,
इस पर डायरेक्ट आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख देंगे तो ये l का मान निकल आएगा। ये l का मतलब लिमिट पॉइंट निकालना है कि आखिर किस पर इसका ये लिमिट है, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। तो ये देखिए, चाहे आप यहाँ पर लगा दें चाहे पूरे पर यहाँ पर लगाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये स्टेटमेंट दिया था कॉची ने, वास्तव में हमारे जो कैलकुलेशन को इतना आसान कर दिया था कि हद से ज़्यादा। देखिए, चाहे पूरे में लगाएं चाहे इतने में लगाएं आंसर सेम ही आएगा। चाहे एस एन को इतना, ये वाला जो टर्म से पूरा समेट कर इतना लिख दें और उस पर लिमिट लगा दें तो भी इतना आएगा, चाहे पूरा इसको खोल कर लगाएं तो भी यल आएगा, मतलब कि लिमिट आएगा इसका। इसी प्रकार जो है ये कॉची जो सेकंड थ्योरम है, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट जो है, इफ़ एस एन इज ये सीक्वेंस, मतलब कि एस एन कोई सीक्वेंस है सच डेट एस एन का मान जो है 0 से बड़ा है, फॉर ऑल एन, जो एन यहाँ पर लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिया जाएगा। लिमिट एस एन इक्वल टू एल, देन लिमिट ये जो पूरा दिया हुआ है इसका पावर हाफ इक्वल टू एल। अब हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, आखिरकार इसका मतलब क्या है, मतलब कि एस एन का मान कैसे निकालना है। लिमिट निकालने के लिए आप अगर जो चाहें तो ये पूरा का पूरा लिखें, ये वाला जो पूरा लिखा है लिमिट एस एन एस टू डॉट 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 एस एन, उसका पावर इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाएं। चाहे आप यहाँ पर एस एन लिखें और उसके पावर यहाँ पर डायरेक्ट हाफ लिख दें। एस एन मतलब ये वाला जो लास्ट वाली ये टर्म्स है, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, चाहे इसी टर्म पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 1/n लगा दें, 1/n, इन सब का वैल्यू ये लाएगा। मतलब चाहे इस प्रकार से लगाएं चाहे इस प्रकार से लगाएं, सबका उत्तर सेम ही आएगा। मतलब कि जो यहाँ पर इस सीक्वेंस का मान है एस एन जो है, मतलब कि इसकी जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम ही आएगी। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। मतलब चाहे इतना बड़ा भी से लगाएं चाहे डायरेक्ट एस एन का पावर 1/n कर दें, मतलब कि इतना बड़ा आपको दिया हुआ है, आप पूरा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल भाषा में इसे आप एस एन का पावर 1/n करके लगा सकते हैं। बस इतना था ही, मतलब इतना सा ही पूरा कॉची का ये थ्योरम था। फिर इसके बाद में लोग बात करते हैं मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती है आखिर वो क्या होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस आखिर होती क्या है। मोनोटोनिक सीक्वेंस को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। ये सब हम लोग जानने के बाद ही मोनोटोनिक सीक्वेंस समझ सकते हैं। और मोनोटोनिक सीक्वेंस कोई एक प्रकार का थ्योरम नहीं, एक प्रकार परिभाषा है, बहुत छोटा सा ही, तो हम लोग समझते हैं क्योंकि रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नाम तो इसका बहुत बड़ा है लेकिन देखिए ये आखिर होता क्या है। ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एस एन का मान देखिए ये वाला एस एन से ये वाला बड़ा है, ठीक है, मतलब कि एस एन इज लेस देन एस एन प्लस 1 फॉर ऑल एन जो है बिलोंग्स टू कैपिटल एन, डेट इज। अरे पहले इसके हम लोग बारे में समझते हैं, तब इसके बाद में मान लीजिए कोई सीक्वेंस दी हुई है ए 1 2 2 3 4 4 इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए कोई सीक्वेंस दी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग अगर इस प्रकार से समझे, ये अगर इसे एस एन मान ले तो ये हो रहता है एस एन प्लस 1, फिर एस एन प्लस 1 अगर ये है तो ये भी एस एन प्लस 1 ही है। मतलब कि ये सेम हो सकता है, मतलब कहाँ यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये वाला सेम हो सकता है। सेम इसका मतलब यही तो है, या तो वही संख्या है या फिर मतलब बढ़ रही है धीरे धीरे। फिर देखिए
अगर हम लोग इसे S1 Sn+2 अगर जो माने, फिर Sn+3 इस प्रकार से, मतलब कि जो Sn का मान यहाँ पर अगर जो देखा जाए बड़ा या बराबर है, Sn का मान छोटा है बराबर किससे, Sn+1+2 इस प्रकार से। अगर जो पूरे को अगर मिलाकर हम लोग एक m मान ले, सिर्फ m, बस इतना ही कहना चाह रही है, मतलब कि वो एक प्रकार से बढ़ रही है इस प्रकार से, और Sn का मान मतलब इस प्रकार से बढ़ रही है, और या तो इसके बराबर है, मतलब ये दोनों या तो बराबर है, या तो ये वाला जो मान है इससे बड़ा है। देखिए इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, फिर ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से देखिए ये इससे बड़ा, फिर ये दोनों बराबर, फिर इससे ये बड़ा, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बस इसमें इतना ही है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आखिर ये क्या होती है, ये सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ Sn, जो देखिए Sn इज लेस देन Sn+1, दैट इज Sn, देखिए Sn इज लेस देन Sm। अब ये कहना क्या चाहती है, हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर Sn का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जो कोई टर्म इस प्रकार से देखिए दो एक बार आ गया था, मतलब कि यहाँ पर बढ़ी, फिर यहाँ पर समान, यहाँ पर समान, लेकिन ये एक बैग बढ़ रही है। देखिए पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब कि कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कंटिन्यूसली ये बढ़ रही है। तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो स्लोली घट रही है। देखिए कैसे, ये सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ Sn का मान, देखिए Sn का मान बड़ा है किसे, Sn+1 से, डेट इज Sn इज ग्रेटर देन Sm फॉर n इज n ग्रेटर देन m, ग्रेटर आर इक्वल m। पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आखिर ये होती क्या है। लेट सपोज ये सीक्वेंस Sn है, किस प्रकार से है, यह है -2, -3, फिर -3, फिर -4, इस प्रकार से बढ़ रही है। मतलब कि पहले तो ये 2 था, फिर इससे बड़ा हुई, नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस में संख्या है ना, तो जो जितनी मतलब जो संख्या इस प्रकार से हम लोग समझें, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी संख्या होती है माइनस में। अगर जो आपसे कोई पूछे कि -10 बड़ा है या फिर 5, तो आप क्या बताएंगे, मतलब कि 5 बड़ा है, -10 छोटा है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जितनी जैसे ही संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो उसका जो मान है उतना ही छोटा होता चला जाएगा। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन देखिए ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर ये दोनों तो बराबर हैं, फिर उससे छोटा, मतलब धीरे धीरे घट रही है। तो इससे हम लोग कहेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर जो यहाँ पर स्ट्रिक्टली अगर सब यूज अगर किया जाए, मतलब कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये 3 हटा देंगे। पहले -2 था, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ, मतलब एक प्रकार से सीक्वेंस से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब कि जो इसमें वर्ड है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही है। इसमें आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि है ही क्या यार, कुछ नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस आखिर होती क्या है। देखिए अगर आप पढ़ाई में थोड़ा अगर जो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, वैसे इंग्लिश से तो मेरा कोई ये रहता नहीं है, मैं पूरा A to Z जो है मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो हैं उनको तो पूरा समझ में आता ही है, साथ में हिंदी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैं A to Z जो भी होता है मैं पूरा फुल समझा देता हूँ। तो देखिए अब आज हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस आखिर होती क्या है। देखिए ये सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज ईथर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी, या तो लगातार घट रही है या तो लगातार बढ़ रही है, तो क्या कहलाएगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। ये वाला एक
एग्ज़ाम में कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो है छातक। इसको आपको बताना है कि आखिर ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर जो कुछ भी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वाला देखिए, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। मतलब कि यहाँ पर कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं हुए। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बढ़ रही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये दूसरा है 1 1, ये देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 4, फिर 5। मतलब बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसके बाद में देखिए, ये पहले 1 था, फिर पहले 1 था, फिर आधा हुआ, फिर 1/3 बचा, फिर 1/4। मतलब कि पूरा ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मतलब कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लगातार घट रहा है ना, क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुए हैं। स्ट्रिक्टली ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर इसके बाद में देखिए 1 0, पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा, फिर कम। मतलब कि इसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो नहीं हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जो मैंने आपको बताया था एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, उस वाले रूप में है ये। मतलब कि ना गर्ल ना बॉय, दोनों के बीच का जो कॉमन होता है कस्टम वाला, ये है। मतलब कि इसके अंदर दोनों गुण हैं, बॉयज और गर्ल्स के। मतलब कि 1 0 1 0 1 0 इस प्रकार से हो रहा है। तो ये क्या है, ना ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब ये की है, तो ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो, या तो घटे या तो बढ़े, या फिर धीरे धीरे बढ़े या फिर धीरे धीरे घटे। लेकिन अगर जो यहाँ पर पहले बढ़कर फिर घट जाए, तो इस प्रकार से कोई भी पैटर्न होगा तो नॉन मोनोटोनिक होगा, मतलब मोनोटोनिक नहीं है। फिर ये देखिए 2 था, फिर -2 हुआ, फिर प्लस का 2 था, फिर -2, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3। मतलब कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगी, नॉन मोनोटोनिक। फिर नीचे पहले 1 था, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/5 हो गया। मतलब कि धीरे धीरे ये घट रहा है, फिर 1/7 हो गया। तो यह क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, लेकिन यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर वहीं पर अगर यहाँ पर अगर हम लोग माइनस वर्ड यूज करें, जैसे इस प्रकार से 1 हो, फिर -1/3 हो, फिर 1/5 हो, इस प्रकार से अगर हो, फिर इसके बाद में 1/7 हो, तो यह क्या कहलाएगी, नॉन मोनोटोनिक। बस आज के लिए हम लोग इतना ही, मुझे आपको पढ़ाना था, ये सब पूरा हो गया। मैंने सोचा था कि आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस आज ख़त्म कर दें, क्योंकि ये यहाँ तक जो है लगभग में थ्योरी थोड़ा सा और बची है, इसके बाद में थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। आपको मैंने एक भी थ्योरी रटाई नहीं, मैंने A to Z जो था पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉल करके सीधा हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी जो सब्सक्राइबर वाली फैमिली है वो थोड़ा और भी बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।